अरुणोदय हाँ जी, अरुणोदय जी नमस्ते, मैं रवि प्रकाश। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। अब आवाज आ रही, सबकी आवाज आ रही है। जी जी जी, हम भी। मुखलाल जी आप हैं? हाँ हाँ, हम हैं रवि प्रकाश। ओके। अरुणोदय जी, मुखलाल जी का ये परिचय हम आपको पहले दे दें। ही जी, इज द मैन बिहाइंड दिस शो, जो विद्यापीठ ओके। एकेडमी इन्हीं का इनिशिएटिव है। और ये सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए ही काम कर रहे हैं। और ओके। मुखलाल जी, हमारे बैच में जवाहर है सर। मुखलाल जी IIT हाँ बॉम्बे से ही हाँ हाँ। ग्रेजुएटेड है, करेक्ट। और ओके। और आपका परिचय तो हम शुरुआत में देंगे ही, जब सारे बच्चे जुड़ जाए, है ना हाँ मुखलाल हाँ। जी? जी जी हाँ। तो जैसा आप कहें, 2-3 मिनट इंतजार करें या उसके बाद हम करते हैं। हाँ, स्टार्ट किया जा सकता है। अभी हम थोड़ा और बच्चों को मैसेज डालते हैं ताकि जल्दी ज्वाइन कर सकें। मीनवाइल मुखलाल जी, हाँ। अरुणोदय जी हम लोगों से 10 साल सीनियर हैं। 82 अच्छा बैच के अच्छा। नेतरहाट विद्यालय से पास हुए। और इन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। ओके। हम्म। और बिहार में, बिहार से लेकर के बेंगलोर होते हुए और दुनिया के बहुत सारे देशों में भ्रमण किया इन्होंने। इनका NGO है हमें भी पढ़ाओ, प्रतिष्ठित है। 50 से ज्यादा इसकी शाखाएं चल रही हैं देश भर में। दिल्ली में, पटना, झारखंड, बिहार, ये सब जगह। और ज्यादा तो सर खुद ही बताएंगे अपने बारे में। बहुत प्रतिष्ठित और बहुत इनको सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है इसके माध्यम से। बहुत नेक काम कर रहे हैं सर। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ अरुणोदय जी जुड़े हैं और अपना अनुभव इन बच्चों के साथ साझा करेंगे। खासकर उन बच्चों के लिए जरूरी होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं। तो विद्यार्थी जीवन ही नहीं, हालांकि जीवन के में कई रंग हैं और हर रंग का अपना एक अलग महत्व है। तो सर उस पर ही आज प्रकाश डालेंगे, बच्चों के लिए कहाँ कहाँ कब कब ये जरूरी होता है। तो मैं सर आपसे ये आग्रह भी करूंगा। जी जी, अरुणोदय जी मैं आपसे आग्रह हाँ करूँ। जी, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत शुक्रिया नेतरहाट भाई। GSR के तत्वावधान में भारतीय विद्यापीठ एकेडमी के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम है। इसमें आपका स्वागत है सर। और हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बच्चों के साथ बांटें और उसके पहले अपने बारे में भी कुछ हमें बताएं। अनेक चीजें तो हमें पता भी है, लेकिन हम और जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो यस अब हम लोग शुरू करें। जी, मुखलाल जी। कर सकते हैं जी। हाँ, शुरू किया जा सकता है। पहले तो भाई सारे भाइयों को नमस्ते। हालांकि सब कई लोग इसमें हमारे अनुज होंगे, और जो जानकारी मुझे मिली मोबाइल से या व्हाट्सएप से कि शायद कुछ वरीय छात्र भी इसमें हैं, एक आध होंगे इसमें हमसे भी। तो अगर कोई साहब इसमें अगर उपस्थित हैं तो उनको नमस्ते। और सारे छोटे भाइयों को सस्नेह। ये बड़ा अच्छा, मतलब ये अभी सुखद होता ही है कि अपनी जड़ों से अरुणोदय दूर जी, होकर भी। अभी हाँ, सारे छोटे ही हैं हमसे। जी, हमसे भी अच्छा, सब छोटे छोटे सभी ही सभी हैं। अनुज ही हैं। नहीं, फिर तो पूरा अधिकार भी है मतलब बोलने का, मतलब आज। जी बिल्कुल। अच्छा, और बच्चों को एक चीज बता दें कि अगर तुम्हारे बच्चों आपके मन में कोई भी संशय हो, प्रश्न हो, आप चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। और सेशन के अंत में हाँ तो हालांकि फोरम ओपन होगा ही हाँ। प्रश्नोत्तर का। जी तो चलो, सारे छोटे भाइयों को मतलब सस्नेह। और ये सच में सुखद है कि मतलब नेतरहाट छोड़े करीब 33-34 वर्ष हुए हमारे। तो ये आज भी हम में भीतर में नेतरहाट निकल नहीं पाया, हम सबों के भीतर से, ना हम में से ना तुम लोगों में से निकला होगा। जो हमारे बहुत वरीय छात्र हैं, जो पहले बैच के हैं, दूसरे बैच के, उनसे भी चर्चा होती है यदा कदा। नेतरहाट आज भी उनमें उसी मजबूती के साथ भीतर बैठा हुआ है। तो नेतरहाट छोड़ने के बाद में आज 3 दशक से ज्यादा हो गए, और आज भी इतने सारे बच्चों के साथ अगर आज मौका मिला है कुछ रूबरू होने का, कुछ बातें करने का, कुछ सुनने का, तो सुखद है मेरे लिए। और मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अभी रवि प्रकाश ने कहा कुछ अपने बारे में बताइए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं क्या बताऊं अपने बारे में। बस मैं तुम सारे छोटे भाइयों के मैं बड़ा भाई हूं, जो मेरी पहली पहचान आप कह सकते हो, सब लोग मिलकर। और दूसरी अगर कार्य के बारे में बात करो तो नेतरहाट के बाद बैंगलोर गया, थोड़ी बहुत एक आध डिग्री वहां से ली, फिर वहां से वापस पटना आए, अपना काम धाम किया। उसी में मन में आया कि कुछ
भवन निर्माण करते करते कुछ समाज निर्माण किया जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा मैंने लगा लिया। जो ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, स्लम में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो हमारे समाज के उपेक्षित वर्ग होते हैं, लेकिन उन्हें भी वही सुविधा का अधिकार होना चाहिए, जो मुझे लगा था। तो रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, खाना पीना देने से बढ़िया मुझे लगा कि अगर हम उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें तो शायद ज्यादा लंबे समय तक ये कार्य चलेगा और बेहतर भी होगा। तो हमने इस संस्था की शुरुआत की, हमें भी पढ़ाओ, और हमने फिर शुरुआत की। और आज सफलता तो ये नहीं कहें कि बहुत हम सफल हो गए, क्योंकि अगर किसी बीमारी में बहुत दवाई देनी पड़े तो मतलब कि बीमारी गहरी है। तो जितनी भी अधिक संख्या में हमारे केंद्र खुलते हैं हमें पढ़ाओ के, मुझे तकलीफ होती है कि मतलब बीमारी और भी है जहां हमें इलाज की व्यवस्था करनी है। तो अब चल रहा है, बिहार है या झारखंड है और हरियाणा, एक आध केंद्र दिल्ली में है, उत्तरांचल में चल रहे हैं, देहरादून वगैरह में, तो ठीक है, वो उसी में लगा होता हूँ। और कुछ लिखने पढ़ने का शौक है और हाथ कहीं दिया हुआ है, वहीं से मैं लिखता था। मैं बता दूं कि मेरी जो पहली कविता थी नेत्राहाट में लिखी थी मैंने, मोमबत्ती के प्रकाश में लिखता था बार बार, बस उस कविता की ये लाइन मेरी पहली थी। तो आप समझ सकते हो कि उन दिनों, अब तो मैंने सुना है कि नेत्राहाट में जनरेटर भी आ गया, सब व्यवस्था हो गई है, हमारे समय नहीं थी व्यवस्था। और तो मोमबत्ती या लालटेन की व्यवस्था, लैंप की व्यवस्था थी हम लोगों के लिए। तो वहीं से मैंने शुरुआत की और आज कुछ लिख पढ़ सका हूं तो लोगों ने सराहा भी है। और वही है कि बस उन गरीब बच्चों के साथ लगा होता हूँ, कुछ लिखने पढ़ने का शौक है और व्यक्तिगत रूप से यायावर हूँ, घूमने का बहुत शौक है। बस यही है मेरा छोटा सा परिचय। और युवाओं से मिलना, युवाओं से रूबरू होना, युवाओं से बातचीत करना अच्छा लगता है। हाँ बताएं रवि प्रकाश जी। मुकलाल जी और डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, अरुणोदय जी को श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में मानद उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। तो ये इनके काम की ही सराहना है, जिस स्तर तक ये पहुंचे हैं। मानद उपाधि प्राप्त करना आसान नहीं होता, बहुत प्रतिष्ठित उपाधि होती है डॉक्टरेट मिलना। तो इनके लिए मैं शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से सबसे पहले आपको। नहीं, हालांकि मुझे तो बहुत देर से ये बात पता लगी है, लेकिन हमें गर्व है इन चीजों को लेकर के, जो जिस सर तरीके बहुत से आप शुक्रिया काम भाई। कर रहे हैं समाज के हर आयाम को लेकर के। नहीं, मैं एक बात मैं तो जरूर करना चाहूंगा जी कि आज हमारे साथ ये एक बड़ा अच्छा विषय भी, आज जो बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं इस पोर्टल पर, सारे बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया है, ये एक विषय हमारा आगे आएगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि केवल आप एक माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अभी ये मैं कहीं बोलता नहीं, लेकिन हाँ जानकारी है प्रकाश को, जो मतलब हमें पढ़ाओ के कार्यों से शायद कुछ सराहने के लिए, उससे मतलब प्रभावित होकर श्रीलंकन जो एम्बेसी दिल्ली में, उन्होंने नाम नॉमिनेट किया था, मुझे कोलंबो ले गए। फिर वहां तत्कालीन जो प्रधानमंत्री वहां रहे थे, डॉक्टर DM जरत्ने साहब थे, वही उसके अध्यक्ष थे। उस दीक्षांत समारोह का उन्होंने सम्मानित किया था मानद से। विदेश में ही नहीं, देश में भी, मतलब ये जो हमें ही पढ़ाओ का हमारा कार्यक्रम है ना, मतलब ये मैं हर जगह लेके जा चुका हूँ। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वहां भी मैं लेके जा चुका हूँ। और बिहार में शायद कोई भी ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी या उच्च कोई नहीं हो हमारे देश में, जिन लोगों ने मुझे नहीं सराहा हो और हमारे बच्चों से वो उन्हें रूबरू नहीं हुए हो। राजभवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, तो हर जगह हम लोग गए हैं बच्चों को लेकर। तो किसी भी माध्यम से लगन आप में होनी चाहिए और नियत सही होनी चाहिए, तो मंजिल पास होती है। जी रवि प्रकाश। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और जो आज के लिए हम लोगों ने चर्चा का विषय लिया है, विद्यार्थी जीवन के विभिन्न रंग, उसमें भी ये बात पूरी तरीके से लागू भी होती है। सफलता तो होना ही, सफलता सही बात है, एस्पिरेशन है कि एक दिन तैयारी पूरी हो जाएगी, हम IIT में, एम्स में या बेहतरीन हिंदुस्तान के बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस में चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। एस्पिरेशन तो यही है, सफल होना चाहते भी हैं। राह आसान भी नहीं है, ये भी मालूम है, चलेंगे, गिरेंगे भी, गिर के उठना भी है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सर, है ना, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप भी चले होंगे, दौड़े भी होंगे, चोट भी लगी होगी, गिरे भी होंगे, बाउंस बैक भी किया होगा आपने।
तो अगर आप पीछे लौटें थोड़ा, जिस समय आप स्टूडेंट रहे हो और जब आप अपने प्रोफेशन में आ गए, तो क्या उसमें आपको समानता नजर आती है या क्या विभिन्नता है उसमें, कि क्या दोनों में फर्क रहा है? क्योंकि बच्चों के साथ भी वो बात लागू होती है। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से अभी जो हमारा देश है ना, वो युवाओं का देश है। सबसे विश्व में सबसे जो अधिक जनसंख्या युवाओं की है, हमारा देश भारत में ही है। और लोग कहते भी ये युवाओं का देश है, जो भारत है। लेकिन एक तकलीफ कहाँ होती है कि जो सबसे अधिक अगर बात करने की आवश्यकता है, सबसे अधिक देखने की आवश्यकता है, संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है, वो हमारे युवाओं के साथ में है। या तो हम हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी बात करना चाहते हैं, या जो छोटे हैं हम उनकी बात करना चाहते हैं। जो भी देश को लेके आगे चलने वाले या अभी लोग चल रहे हैं, उनकी बात हम नहीं करना चाहते। और एक बात मुझे नहीं पता इसमें कितनी बड़ी संख्या हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इस पोर्टल पर। जो भी हमारे छोटे भाई हैं, युवा हैं, वो सब आप युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक बात मैं आप लोग को भी कुछ कहना चाहता हूँ, एक बात मैं बाद में अपने ऊपर आऊंगा। पहले ये तय करो कि आपने कुछ करना है कि नहीं करना है। तो हमेशा मेरी बात, मैं जाता हूँ कॉलेज वगैरह में, तो हर जगह चर्चा होती है, सफल कैसे हो, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोग बात करना चाहते हैं उसके बारे में, कि आखिर हम कैसे बने, आगे सफलता हमको कैसे मिल सकती है। मेरा पहला सवाल है कि जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, क्या वह मानसिकता आपके पास में है या नहीं। मैं जानता हूं कई, मतलब दर्जनों युवाओं को मैं जानता हूं जिसकी मानसिकता में मतलब एक नियमित दिनचर्या हो ही नहीं सकती है। उसकी दिनचर्या आरंभ से अनियमित रही है और वो उसी मार्ग से आगे बढ़ना भी चाहता है। तो अगर वह उस मानसिकता के साथ आप अगर किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है आपको एक बार पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, किसी नौकरी में जाते हैं, आईएएस आईपीएस, कुछ भी करो आप, जहां आप पराधीन होते हो, आप किसी के साथ आप काम करना चाहते हो, किसी के अधीन काम आप करना चाहते हो, भले किसी भी स्तर पर हो। तो अगर आपकी जो अनियमित दिनचर्या है, अनियमित जो आपकी मानसिकता है, स्वतंत्र मानसिकता के आप द्योतक होते हैं, आप वहां सूट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे नियमितता के साथ ही जीवन यापन करना है, नियमित आय हो, नियमित व्यय हो, नियमित दिनचर्या हो। तो ये पहले तय करना होगा। अगर नहीं तो आपका समय जाया हो रहा है, आपके समय बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपके मन में है कि नहीं, आप कुछ व्यवसाय कर कुछ नया कर कुछ रिसर्च कर आप इस देश की प्रगति में सहायक होना चाहते हैं, तो फिर आप इस मार्ग को छोड़िए। ये आप किसी का जो हक है उसको आप खत्म कर रहे हैं, आप कुछ और रास्ता पकड़िए। और हमें हर कोई व्यक्ति अधिकारी बन जाए कि ये संभव भी तो नहीं, ये सही भी नहीं होगा। फिर देश कौन चलाएगा। देश में बहुत सारे काम है, व्यवसाय हो, राजनीति भी है। राजनीति को भी हम लोग गलत तरीके से नहीं देख सकते हैं। हाँ, एकाध मतलब उसके अपवाद है, हम देखते हैं, दृष्टांत है उसके, जो गंदगी दिखती है राजनीति में। यह एक लंबा विषय है, अगर कभी इस पर चर्चा करनी पड़े तो यह कोई अगर एकाध प्रश्न होगा तो मैं कोशिश करूंगा बताने के इसके बारे में। राजनीति शब्द ही गलत है, शब्द होना चाहिए राष्ट्रनीति। जिस दिन हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात हो जाएगी, राष्ट्रनीति की बात हो जाएगी, हमारा युवा अपने आप स्वतः एक सही मार्ग पर आ जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ अभी छोटे भाई हैं, आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ये आपको, यू आर द बेस्ट जज, आप उसके परीक्षक हैं अपने आप के। इंट्रोस्पेक्टिव व्यू आपका होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो, व्यवसाय करना चाहते हो या कोई कार्य करना चाहते हो, सरकारी में या अपने किसी निजी में, नौकरी करना, व्यवसाय करना, कलाकार बनना, राजनीति करना, रिसर्च करना, सबके अपने अपने मापदंड हैं, अपने अपने मायने हैं। अगर हम सब लोग मिलकर अगर एक ही तरफ लगे रहेंगे कि पहले चलो एग्जाम दे लेते हैं, एग्जाम भी क्यों देते हैं, अपने आप के लिए नहीं, कभी माता पिता की बातों को रखने के लिए, कभी अपने जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े हैं घर के, उनकी बात रखने के लिए, कभी मित्रों के साथ नहीं भाई वो कर रहा है मुझे भी करना है। आदमी अपनी बात कभी नहीं कर पाता। तो पहले यह तय करना है आप सबको कि आप खुद क्या चाहते हो,
और निर्णय करो मस्तिष्क से नहीं, दिल से निर्णय किया जाता है। आज तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी निर्णय अपने मस्तिष्क से किया है, दिमाग से किया है, उसमें गलती की संभावना बची रह गई है। अगर आपने निर्णय दिल से किया है, सब कुछ छोड़कर अकेले एकांत अपने आप से बात कर कर, अपने आप को तौल कर, माप कर, अपने आप को दृष्टित करते हुए आपने अगर निर्णय कोई किया है, यकीन मानना ईश्वर भी आपके साथ होगा आपकी सफलता में। हम हमेशा दूसरों के प्रभाव में आकर अपना निर्णय बदल लेते हैं। तो रिमोट कंट्रोल तो हम नहीं है ना, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। जो मर्जी आप चैनल देखिए। तो मेरी बात रही, मैं बता दूं, ठीक है, मैं नेत्रहाट गया, वहां परीक्षाओं में मतलब परीक्षा हुई थी, वो जो प्रवेश परीक्षा हुई, बहुत हजारों बच्चे थे, उसमें से 100 का नामांकन हुआ, हमारा 100 का पहला बैच था, बड़ी खुशी हुई। नेत्रहाट की परीक्षा पूरी हुई तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि मुझे कुछ लेखन में करना है, मुझे कुछ समाज सेवा में करना है। अब ये हो सकता है कि मैं अधिक पढ़ाई से भागता होऊंगा, ये हो सकता है कि मैं डरता था कि बहुत पढ़ना पड़ता है शायद यूपीएससी या आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनने के लिए, मैं नहीं जानता, लेकिन मन में था कि नहीं, मुझे कुछ समाज के लिए शुरू से कुछ करना है, ये मन में था कभी न कभी। तो मैंने शुरू से 10th के बाद में मैंने आर्ट्स लिया था। लेकिन अब वही जो आज आप लोगों के साथ में हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था। परिवार का दबाव था कि नहीं बेटा तो आर्किटेक्ट बनना चाहिए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अब मैं भी दबाव में आया, फिर मैं बैंगलोर गया, चलो कैसे भी हुआ, डिग्री पूरी की और अंत में वही हुआ। फिर जब मैंने डिग्री पूरी कर ली, मैंने कुछ काम धाम भी किया, लेकिन मन नहीं लगा मेरा उसमें। भवन निर्माण में मन नहीं लगा, बहुत नक्शे बनाए, मन नहीं लगा, तो अंत में छोड़ना पड़ा। फिर मैं समाज निर्माण में आ गया, बच्चों की पढ़ाई में लग गया, शिक्षा में लग गया, कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। तो मतलब अगर मैंने इस कार्य को आरंभ से किया होता, अगर लिखना पढ़ना बच्चों वाली बातें अगर, तो शायद एकाध कदम हम और आगे बढ़ गए होते। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। मेरी जो बातचीत होती है माता पिता से, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप बच्चों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में मत रखिए, बच्चों के हाथ में दीजिए। आप दूर से देखिए ना उनकी गति और मति किधर जा रही है, ये बड़ा आवश्यक है। जिस जीवन में गति और मति का सामंजस्य हो जाए, सफलता कभी पीछे आपकी नहीं रहेगी आपकी। तो हर जीवन में एक आरोह अवरोह होता है। बहुत लोग आपके संगीत के भी साधक होंगे, वहां भी आरोह अवरोह की बात होती है, उतार चढ़ाव की बात होती है। तो जीवन में ये लगा होता है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आज दबाव है, हमने ये करना, आप तो हमारी जो पीढ़ी थी, दबाव हम पर अधिक था अपने माता पिता का या समाज का या हमारे जो रिश्तों में थे। आप तो कुछ हद तक स्वतंत्र हुए हैं आप लोग अपनी मानसिकता को लेकर। संवाद स्थापना की आवश्यकता है, बेबाकी से बात करने की आवश्यकता है, अपने माता पिता से, अपने आप से और अपने समाज से। जो चाहते हो वही करो, किसी के दबाव में आकर प्रभावित होकर, वो कहते नहीं है कि अगर अपने आप को रंग लिया दूसरे के रंग में, तो रंग टिकता नहीं है, वो चढ़े न दूजे रंग। तो अपना जो रंग है हमारा है, उसको बचाने की आवश्यकता है, और इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा सिवा अपने आप के। अपने आप से पूछिए, अपने आप से लड़िए, झगड़िए, मंथन कीजिए, वैचारिक विमर्श कीजिए कि आप बने हैं किस चीज के लिए, आप ये तो तय कर लो। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, छोटी सा एक उदाहरण है। हमारे देश में अगर महापुरुष तो कितने हुए, हम दो की बात करें अगर, तो हमारे विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें बचपन में उनके माता पिता ने, उनके समाज ने, उनके अभिभावकों ने, या उनके जो भी उनके बड़े होंगे घर में उनके, अगर ठोक ठोक कर पीट पीट कर उनको विज्ञान पढ़ाया होता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो पढ़ तो जाते विज्ञान वो, लेकिन शायद हमारा देश एक विश्व गुरु से वंचित रह जाता। उनको विश्व गुरु बनना था, साहित्य और कला के माध्यम से उन्होंने निर्णय किया और बने। उसी प्रकार एक हमारे वैज्ञानिक हुए, बहुत वैज्ञानिक, हमारे कई सम्मानीय हमारे वैज्ञानिक हैं, होमी जहांगीर भाभा। अगर होमी जहांगीर भाभा जी को हमने अगर बचपन में ठोक पीट कर उनको अगर साहित्य और कला की पढ़ाई करवाई होती, चित्रकारी की, संगीत की, साहित्य की, दर्शन की,
तो पढ़ तो लेते, लेकिन शायद हमारा देश एक महान परमाणु वैज्ञानिक से वंचित रह जाता। तो ये देखना पड़ेगा, गुलाब के फूल में कितना भी खाद डाल दोगे वो गेंदा नहीं बनने वाला है, और न गेंदा गुलाब बनने वाला है। तो अपनी तासीर को तुम सबको समझना होगा, कोई दूसरी मदद आपको नहीं करेगा इसमें। अपने आप को पहचानो, मंथन करो और आगे बढ़ चलो, और जब आगे बढ़ चलो तो लक्ष्य पथिक की तरह सफलता की बात ही रुकवा के आ रही। प्रकाश जी जी, बहुत अच्छी बात सर। 2-3 बातें इसमें बहुत बेहतरीन और रेलेवेंट बताई हैं आपने जी। पहली तो जो सबसे जरूरी चीज थी वो आपने कहा कि नियमितता बहुत जरूरी है दिनचर्या में, राइट सर? तो अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने मैं चाहूंगा कि थोड़ा इलेबोरेट करें। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं इसको, तो नियमितता का मतलब क्या होता है और क्या फर्क है इन दोनों में, कि मैं नियमित हूँ या मैं अनियमित हूँ, या मुझे मेरे लिए चेक पॉइंट क्या होगा? तो मुझे ऐसे पता लगना चाहिए कि यार देखो, अगर मेरा दिनचर्या ये है तो मतलब गड़बड़ हो रही है मेरे सामने, और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जज मेरे लिए कोई नहीं होगा। मैं ही सबसे बेहतर अपने आप को बता सकता हूँ कि मैं सही रास्ते पे हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, और नियमितता इसके लिए एक इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। करेक्ट सर? तो सही थोड़ा सही। वो जरूर बताएं कि नियमितता चीज क्या है, फर्क क्या है, मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं हाँ नियमित देखो, ये एक बड़ा गहरा विषय। मैं तो बस साइड से निकल रहा था, तो बस थोड़ा बता के, लेकिन मैं अब थोड़ा तो बहुत जरूरी है सर। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि तो बड़ा, और देखिए इंटरनेट इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द डेटा। नेट पे इतना सही ज्यादा सही। गार्बेज है, मैं वहाँ पे चुनने के लिए नहीं, मैं तो हटाने के लिए जाता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे निश्चित वो रूप नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जो चाहिए वो तो बहुत छोटी सी चीज है। तो मेरे निश्चित लिए रूप जरूरी से। है समझना कि मैं नियमित हूँ कि नहीं, गलतियां कहाँ हो रही है, तो अपने आप को इम्प्रूव करना आसान हो जाएगा। और चूंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ हूँ, मेरे लिए समय कम है, मेरी ऊर्जा कम है, और मेरे लिए मुझे फोकस होना बहुत जरूरी है, और मौका मुझे बार बार मिलेगा नहीं। देखो, इसमें इसलिए ऐसा कि जी, इस जो परीक्षाओं का समय होता है, मैं भी उस फेज से निकल चुका हूँ। करेक्ट। तो मैंने नियमितता की बात इसलिए कि दो बातें हैं, नियमितता और मानसिकता। मैंने एक बात की कि मानसिकता, क्या हम नौकरी करने की मानसिकता से वाकिफ हैं या नहीं। अगर हमारी बात करो तो मैं शायद कभी जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी मेरी जो मानसिकता है थोड़ा सा वो एक उच्छृंखलता के साथ है। मैं अपने मन की बात करना चाहता हूँ, मैं उसमें इंडिपेंडेंस चाहता हूँ। मुझ पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, टारगेट पूरा करने का हो या कुछ समय सीमा में मुझसे काम नहीं हो पाता है, तो मैं शायद वो जॉब नहीं कर पाऊंगा। और नियमितता की बात जो है, आज जितने बच्चे हैं इस पोर्टल में, सबकी सबकी अपनी दिनचर्या होगी। रात को पढ़ना है, सुबह उठना है, फिर पढ़ने जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, वो सब ठीक है। मैं नियमितता की बात इसलिए कर रहा हूं कि क्या इन दिनों भी जब आप प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, क्या आपकी दिनचर्या में नियमितता है, कोई डिसिप्लिन है, या मनचाहा की बात कर रहे हैं? मन हुआ रात को पढ़ लिया, मन हुआ दिन मन हुआ दिन को पढ़ने बैठ गए, कभी कभी कहीं कॉलेज को कभी एक क्लास छोड़ दिया, कभी क्लास पूरा कर लिया। ये छोटी बातें हैं। पढ़ना आपको है, आप दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा जो अनुभव है, मैं तो करीब कई 100 से ऊपर सेमिनार में मेरी सहभागिता हो चुकी है युवाओं के साथ ही। हर जगह ये समस्या आती है कि सर हमको पढ़ना है, हम कभी भी पढ़ लेते हैं। कभी दिन को, रात को मूवी जाना हुआ तो सुबह पढ़ लिया, सुबह कहीं जाना है दोस्त के यहाँ तो रात को पढ़ लिया। ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ाई आपकी हो जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी, आप परीक्षाओं में आपको उत्तीर्णता मिल जाएगी। लेकिन यकीन मानना कि अगर आपके जीवन में अनुशासित दिनचर्या या अनुशासित नियमितता अभी से नहीं आई, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से या व्यवस्थित रूप से, तो आपकी नौकरी में या आप जो जॉब करने जा रहे हैं उसके बाद भी आप एक सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें आप उलझे हुए रहेंगे आप, क्योंकि आपकी मेहनत से आपको जॉब तो मिल गया, आपको उत्तीर्णता मिल गई, आप अधिकारी पदाधिकारी बन गए, लेकिन आपके मन में जो बैठा हुआ है ना, वो जो दिनचर्या अपने कॉलेज दिनों की, वो निकल नहीं पाता जल्दी। वो शुरुआत में दबाव में आप कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका लक्ष्य वही है कि मुझे देश की सेवा करना है,
सरकार के माध्यम से या निजी कार्य के माध्यम से, तो मानसिकता आपकी आज बननी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज चलो कर लेते हैं, जब बन जाएंगे तो ठीक कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आप दोराहे तो आज भी खड़े हैं, एक मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको व्यवसायी बनना है, उसकी दिनचर्या एक अलग होती है, मानसिक रूप से हो या व्यवस्था रूप से हो। आप कलाकार बनना चाहते हैं, उसकी दिनचर्या एक अलग होती है। तो अगर ये इन सारी बातों में आपकी रुचि है, अभिरुचि है, तो फिर इस चीज में आप क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब वो था। तो अनुशासन थोड़ा सा, अगर आपका जो डेली रूटीन है, आपका खाना पीना, सोना, पढ़ना, कहीं आना जाना। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक कहते हैं ना, अच्छा आदमी और बुरा आदमी, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं यहां अच्छा आदमी हूं और वहां बुरा आदमी बन जाऊंगा। अगर मैं एक जगह पर अच्छा आदमी हूं, तो हर जगह मैं अच्छा ही आदमी बनने की कोशिश करूंगा और मैं बनूंगा भी। और अगर हम में कोई बुराई है, तो यहां ही नहीं, हर जगह हमें बुराई ही दिखेगी लोगों को। तो इसको तो सोचो, ये बड़ा एक मैंने जो सवाल आपके सामने दिया है अभी, ये बहुत सतही है। ये जो पहली सीढ़ी है आपके जीवन की, यह है कि आखिर आपकी दृष्टि किधर है, आपकी दृष्टि में जो सृष्टि दिख रही है, उसका रंग रूप कैसा है। क्योंकि आपके मन में बात बैठी होगी, करना क्या है। जो खाका होता है ना पूरे जीवन का, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप सब किशोर वय में आ चुके हो। तो जीवन का एक खाका, एक फ्रेम जो होता है, आपके मन में आ चुका होगा। बस उसको पहचानने की और समझने की कोशिश करनी है, और उसी हिसाब से अपने आप को ढालिए आज, अभी से। तभी जाके आपको सफलता मिलेगी आपको। लेकिन एक सफल जो होता है व्यक्ति जीवन में, व्यवसायी के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, एक अधिकारी के रूप में हो, सफलता तब कहते हैं। सफलता यह नहीं है कि आपको 2-4 नंबर ज्यादा आ गए और आपकी उत्तीर्णता हो गई। ये ठीक है, आपने एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन सफलता तब मानी जाती है जब उस कार्य क्षेत्र में आपकी सिद्धि हो जाए, आपका सिक्का जम जाए। मैं उसकी बात करना चाह रहा था। तो अनुशासन अभी से जरूरी है, किसी क्षेत्र के लिए हो। हाँ रे प्रकाश जी। और रणुदय जी, इसमें मुझे यह भी लगता है कि ये जो इसमें अगर सफलता मिलती है, तो व्यक्तिगत सफलता नहीं है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो विद्यार्थी के पीछे इसके माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, संबंधी होते हैं, समाज होता है। तो अगर जब विद्यार्थी सफल हो रहा है ना, तो ये सारे सफल होते हैं एक साथ। तो ये व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक सफलता है। तो जब श्रेय मिलेगा ना, तो समाज में संबंधियों को, माता पिता, गुरुजनों, सबको ये फक्र होता है, उस समय गर्व महसूस होता है कि देखो वो लड़का गया है, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। तो इस तरीके से लोग कामयाब होते हैं। सामूहिक है ये। और एक मुझे लगता है कि जो आपने भी बात कही, नियमित होना चाहिए दिनचर्या, तो इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हम कर पाते हैं बेहतरीन तरीके से। सही कहा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जो भी बात रख रहे थे अपनी, उसमें कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम ये समझें कि हमारे दिल की आवाज क्या है। तो नॉर्मली सर, मेरे जब मैं स्टूडेंट लाइफ था, तो मुझे भी मेरे सीनियर्स यही बताते थे कि यू ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग व्हिच क्रिएट्स फायर इन योर बेली, ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच क्रिएट्स रेस्टलेसनेस फॉर यू। तो बेचैन क्या करती है तुमको चीज ना, वो तुम जाके ढूंढो और तुमको वही काम करना है, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। इसमें तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि तुमको करना क्या है। तो एकदम सही कह रहे हैं कि दिमाग से अगर हम सोचे ना कि यार हम पकड़ ले, मेडिकल में चले जाएं, यूपीएससी की ये पकड़ ले, नहीं, ये ढूंढना है कि यार मुझे बेचैन क्या कर रहा है, और उसको करना है, और वहां पर रुचि पैदा होती है, और फिर रास्ता एकदम आसान हो जाता है। तो ये ढूंढने, ये बताइए सर, मैं मतलब हर बच्चे को पता नहीं चल पाता है कई बार कि हमें कब पता लगेगा, हमें कब ये समझ आया कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। अगर आपका अनुभव है तो आप उसको प्लीज बताइए, आपको कैसे पता लगा कि नहीं मुझे समाज सेवा में ही जाना चाहिए? कभी तो कि आपको भी कुछ लगा होगा। नहीं, सही बात कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। नहीं, सही कहा। लोगों ने कहा भी था, जब मैंने निर्णय किया था कि मुझे अब वो छोड़ना है और मुझे इधर में आना है, तो लोगों ने कहा कि ये अब गड़बड़ा गया।
ये अभी जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये जो मन में है ना, वो समाज सेवा में करना है, फिर बच्चों के लिए कुछ करना है। हो सकता है कि जब मैं नेतरहाट में था तो वहां जो आदिवासी लाइफ हमारे आसपास था, जीवन था, जी तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा मेरे मन और मानस पर, कि इनके लिए बार बार हम कुछ सामान दे दें, खाना दे दें, कपड़ा दे दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर शिक्षा की बात हो जाए इन लोगों के जीवन में अगर, तो शायद एक बदलाव की बात हो जाए। और अभी जो आपने कहा ना कि कुछ ऐसा करो जो मन बेचैन कर दे, बहुत सही कहा। कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप जी सोते हुए देखते हो, जी जी सपने तो वो होते जो आपको सोने नहीं देते आपको। जी तो मन में अगर आपने, मैंने पहले भी कहा है कि आप पहले अपने दिमाग की बात छोड़िए, दिमाग में सब भरे हुए हैं, सबकी सलाह मशविरा राय भरा हुआ होता है। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपकी मानसिकता क्या कहती है, आपका अपना जो इंट्रोस्पेक्टिव व्यू है वो क्या कहता है। अपने आप से पूछो ना, यू विल गेट द आंसर। कोई दूसरा आंसर नहीं देगा आपको। आप अपने आप से पूछो कि आपका लक्ष्य किधर है आपको, और क्या आपको बेचैन करता है। वो सही शब्द कहा आपने, फायर है ना, फायर, स्पार्क कहां से हो रहा है आपको? आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अब जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हो, हम अपने हाथ की बात करें, अपने आश्रम से हम विद्यालय जाते थे, तो आश्रम से विद्यालय के बीच में बहुत सारा फैक्टर था, शॉर्टकट भी था, लॉन्ग कट भी था। कहीं श्रीमान जी सामने से अगर दिख रहे हैं तो शॉर्टकट भी पकड़ना है हमको, वहां की हम लोग को बताता नहीं था। अगर भारतीय श्रीमान जी सामने खड़े हैं तो उनसे बचने का रास्ता कौन सा है, हम लोग को जानकारी थी उसकी। तो हमें क्या चाहिए, अगर कक्षा में आप विलंब से जा रहे हैं तो क्या बहाना बनाएंगे हम वहां जाने के, श्रीमान जी के सामने में, माता जी का कोई फिट साइन, मतलब जो भी रास्ते थे हमारे पास में हम जानते थे, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही था। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें अपना लक्ष्य चयन खुद ही करना हो। ये मैं बार बार कहता हूं, ये कोई भी मोटिवेशनल सेशन हो या कोई गुरु बनते हो, कोई भी हो, ये आपको आपके लक्ष्य के बारे में प्रेरित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते। आपको ये एक्सपोज करेंगे दुनिया के साथ। तय आपको करना है कि आपकी मानसिकता, आपकी नीयत, आपका तय, आपका दिल क्या कहता है वो करना शुरू करो उसमें आप। और जो चीज आपको बेचैन करता हो, जो आपको थोड़ा अपने आगोश में लेता हो, आपको घेरता हो, आपको डुबोता हो, आपको भिगोता हो अपने प्रेम में, अपने रस में, वही तो आपका जीवन है। आप अब बड़े हो गए हैं, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, हम फिल्में देखते हैं, 50-100 हीरो हीरोइन होते हैं फिल्म में। आपको कोई एक व्यक्ति क्यों पसंद आता है कि हम उसके फैन हैं? क्यों? क्योंकि शायद उस हीरो में आप अपनी छवि देखते हैं कि मैं होता तो वही करता, या जो उसकी मानसिकता है मुझसे मिलती है। तो ये आपको तय करना है, लेकिन जो भी करना होगा आपको आज करना होगा। अब समय नहीं रहा, अब वो समय गया। एक्सपेरिमेंटल टाइम जो होता है, प्रयोगात्मक समय, वो खत्म हो चुका है। अभी बड़ी अच्छी बात की रवि प्रकाश जी ने कि असफलता या सफलता ये पूरे समूह रूप से होता है। सही बात है, आप सफल होंगे, हम भी नाचेंगे गाएंगे कि देखो मेरा भाई ऑफिसर बन गया, आईएएस आईपीएस डॉक्टर बन गया। समाज नाचता है, पूरा गांव नाचता है, खुश होता है, आपकी सफलता में खुश होता है, मुदित होता है। और अगर भगवान ने करे अगर असफलता आती है, वहां भी लोग कहते हैं कि मैंने तो कहा था उसको ये काम नहीं करने के लिए, मेरी बात मानता ही नहीं था, जिद में था, मनमौजी था। तो इन सबको आपको स्वीकार करना होगा। आपको अगर आपके पास फूल आते हैं आपके ऊपर में अगर, तो पत्थरों को भी सहने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको हर दिन केवल अच्छी खबर ही मिले, आपको सफलता ही मिले केवल आपको। सफलता और असफलता, नरम गरम दोनों मिलेगा आपको। और वही जीवन है कि आप दोनों का सामंजस्य मिलाकर साथ लेकर चलिए आप। और आज है ना मन में दूसरी बात है, ठीक है, मैंने 3 बार 4 बार हमने एग्जामिनेशन दिया, आईएएस का, आईपीएस का, यूपीएससी का, पता नहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, आईआईटी का भी होता है। ठीक है, मैं अगर उत्तीर्ण नहीं हो पाया और उत्तीर्ण हो गया तो क्या हो गया,
कौन सा आसमान टूट गया उस पर? ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके, अगर आप उत्तीर्ण हो गए किसी एक परीक्षा में तो आपका जीवन खत्म हो गया, आपकी सारी पर्सनालिटी खत्म हो गई, आपकी सारी दृष्टि और सृष्टि खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है ईश्वर ने आपको कुछ और बड़े करने के लिए बचा कर रखा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। तो अवसाद में नहीं आना है, नकारात्मक भाव लेके नहीं जीना है। आप प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए, जिस परीक्षा में हो, जिस कार्य में हो। सफलता असफलता अपने कर्म पर छोड़ दीजिए। आपकी नियत अच्छी है, नियति अच्छी है, ईमानदारी है, हमने तो याद होगा ना वो प्रयास, सफलता और निष्ठा हम सबको मिलता था। तो प्रयास हमेशा क होना चाहिए, क। प्रयास और निष्ठा भी आपको क होना चाहिए। सफलता का जो कॉलम है ना वो ऊपर छोड़ दीजिए आप, वो कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो हम तो बचपन से देख रहे हैं अपने हार्ट के दिनों से, प्रयास, निष्ठा, सफलता, जो भी कुछ है इसमें आपके। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। असफलता आ सकती है, उसको स्वीकार कीजिए, नए मनोयोग से आगे बढ़ना है। उत्तीर्णता मिलती है तो एक कदम आपको और संभल कर आगे चलना होगा। ईश्वर ने आपको अगर एक सफलता दी है तो अगली सफलता आपको और चौकन्ने होकर लेनी पड़ेगी आपको। और एक बार की सफलता सफलता नहीं कहते, सफलता की पुनरावृत्ति हो अगर, तभी सफलता है। आप सफल अभ्यर्थी बने, परीक्षाएं पास किया आपने, आपको उत्तीर्णता हुई और आप एक सफल नागरिक बन पाए, जागरूक संवेदित नागरिक बन पाए हमारे देश का, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो आपको इग्नाइट करता हो, आपको वो एक्टिवेट करता हो, आपको प्रेरित करता हो, आपको बेचैन करता हो, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। वही आग है जिसमें फ्यूलिंग की आवश्यकता है। और फ्यूल में क्या? आपका कर्म, आपकी निष्ठा, आपकी तपस्या, आपका लगन, आपकी ईमानदारी और आपका अनुशासन। यही तो है हमारा जीवन। हाँ रे प्रकाश। जी बिल्कुल सही सर। और मतलब मैं तो क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पे बिलीव करता हूँ कि या तो हम सफल होंगे या फिर सीखेंगे। सही बात, विफलता की बात नहीं है बीच में। एक बार विफलता आई तो 4 दरवाजे भी तो खुलेंगे। सही कहा है ना। और सीखने का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। तो या तो भैया हम सफल होंगे, नहीं तो सीखेंगे। तीसरी बात मत कीजिए हमारे सामने कि विफलता कुछ होती है। तो वो बात है ना सर, जैसे ये मैसिव सक्सेस है, सब लोग सफल होते हैं। मेरे साथ माता पिता, गुरु, सगे संबंधी सब सफल होते हैं। तो इसका उल्टा मैं मानता हूँ कि अगर हम सफल नहीं होते हैं तो सीख तो मेरे लिए इमेंस होना चाहिए। बहुत सीखे हम, और आगे के लिए तैयार हो करें अपने आप को। निश्चित रूप से। तो इसके पहले कि मैं बच्चों से सवाल लूं, मैं ही बच्चों की तरफ से एक सवाल कर देता हूं। बड़ा कॉमन सा प्रश्न है सर, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। इस सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चे, मैं आपने सवाल किया कि मुझे पढ़ने में नहीं मन लगता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? अच्छा, पढ़ना तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि मेरा स्कूल में नाम लिखा दिया गया था। मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आप अपना मनचाहा चैनल आप कभी नहीं देख पाएंगे। आप तो पढ़ने के पहले आप यह तय कीजिए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। होता है कभी कभी कि आज मेरा मूड नहीं कर रहा पढ़ने का। मैंने भी कितनी बार किया है कि परीक्षा है भी आज, ये आवश्यक, हम मशीन नहीं है, हम व्यक्ति है, मानव है। हमें संवेदना है, हमें क्रोध है, हमें आक्रोश भी हो सकता है, हमें सब कुछ है, प्रेम भी हमें हो सकता है। आज पढ़ने का मन नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और एक आध दिन नहीं पढ़ना, एक आध कक्षाओं को छोड़ देना, इससे कोई तूफान नहीं आने वाला आपका। लेकिन हाँ, उसके बाद यह ख्याल करो कि जब दोबारा आप पढ़ने बैठो तो जो नुकसान हुआ है कल का वो आज पूरा हो जाए कम से कम। पहले पढ़ाई के प्रति आप ये तो धारणा है ना, मैं सारे बच्चे की बात कर रहा हूं। आज बच्चों की पढ़ाई में मन इससे नहीं लगता है क्योंकि उनको कोई कहता है पढ़ने के लिए। जिस दिन हम सब खुद कहना शुरू कर देंगे कि मुझे पढ़ना है,
तो यकीन मानना पढ़ाई में सबका मन लगने लगेगा। आज आरोपित होता है, ये स्वेच्छा की बात नहीं होती है। तो पहले पढ़ाई के प्रति समझिए बातों को, पढ़ना क्यों चाहते हैं? पढ़ना है तो आप समझिए बातों को, पढ़ना है तो पढ़ेंगे। कोई लाख कहता रहेगा तो ये कोई बात नहीं होती है। अब पढ़ना क्यों चाहते हैं? मन नहीं कर रहा, हम आज नहीं पढ़ेंगे। आप 2 दिन मत पढ़ो ना, कोई बात नहीं है, करके देखो। आप 1 दिन मत पढ़ो, आप 2 दिन मत पढ़ो, यकीन मानना तीसरे दिन से आपकी रुचि बढ़ जाएगी कि पढ़ते हैं यार, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा था, अपने आप को पहचानिए, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी चाहत क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत वहां से करो जो विषय आपको रुचिकर लगे। भाई मैं विज्ञान से भागता रहा हूं, तो मैं विज्ञान से पढ़ाई क्यों करूं शुरुआत? मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, शुरू से आनंद आता था। भले विज्ञान पढ़ना है हमको, लेकिन शुरुआत किसी अच्छी नॉवेल से हम शुरू करते थे, प्रेमचंद जी का हो, रेणु जी का हो, या कोई काव्य संग्रह हो जाए, मूड बन गया, फिर अपने आप को डाइवर्ट कर लिए। ये भी एक तरीका होता है। जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो वह पढ़ो जो तो आपको रुचिकर लगे, कविता हो, कहानी हो, नॉवेल हो, अखबार हो, व्हाटएवर। शुरुआत तो करो पढ़ने की अपनी रुचि के हिसाब से, और धीरे धीरे इसको हटा दो, फिर उसमें चले जाओ जो पढ़ना है हम लोगों को। थोड़ा सा अपने आप को डालना होगा ट्रैक पर, मानसिक रूप से, हर एक प्रकार से। तो फोरम ओपन करते हैं प्रश्नोत्तरी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। मुखलाल जी, आप हैं क्या? हाँ रवि प्रकाश जी। जी, तो बच्चे सवाल पूछ सकते हैं जिनको पूछना हो। हाँ, जिनको भी पूछना हो पूछ सकते हमारे हो। पास तो सवालों में कमी नहीं है। भाई मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मतलब घबराओ मत, जो पूछना है खुले, अच्छा लगना पूछने में। मैं तुम्हारे बीच का हूँ भाई, थोड़ा बड़ा हूँ, बड़े बड़े भाई की तरह। जो पूछना है खुल के पूछो, अच्छा रहेगा मुझे। और अगर इस सेशन को किसी बच्चे ने अगर डकिया दिया है तो मैं वो भी समझ सकता हूँ। जिसने क्लास को डक किया होगा वो भी अभी नहीं पूछ पाएगा, वो अभी। नहीं, आपके मन में जो भी जिस तरह के सवाल हो, जिस भी आए होंगे, आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने में कोई झिझक की कोई बात नहीं होती है। वैसे क्लास में सवाल पूछने वाले 2-4 ही छात्र होते हैं। मुझे लगता है कि आज सबके सब अब्सेंट तो नहीं है। चैट डिसेबल कर दिए हैं तो कोई क्वेश्चन टाइप भी कर सकते थे। अच्छा, वो फिर जूम अकाउंट के अंदर जाके ओहो उसको हो, इनेबल। नहीं कोई बात नहीं होता, इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं है क्या आज जो सवाल पूछता है? नहीं कोई बात नहीं, कई बार अगर सवाल पूछ नहीं सकते हो तो मैसेज कर दो, मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, हम आगे पूछ लेंगे। हो सकता है कुछ टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही होगी, अनम्यूट या म्यूट कुछ हो गया होगा, पता नहीं, तो ये हो सकता है बच्चों के साथ। ये नॉर्मली एवरी सिंगल क्वेश्चन वुड बी आंसर्ड। अभी नहीं, आपके मन में बाद में भी सवाल आए तो सेशन के बाद में भी आप सर को दे दें, और वो क्वेश्चन हम डाइवर्ट सर से हम शेयर कर देंगे क्वेश्चन, आपको आंसर उसका वैसे भी मिल जाएगा। नहीं, मिल जाए, कोई बात दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत मुझे लगता है कि आज जेई मेन का रिजल्ट आने का दिन है। ओके। तो जितने भी लोग 12th वाले हैं या 12th पास हैं, वो सभी अपने रिजल्ट के इंतजार में अच्छा, जेईई मेंस का रिजल्ट आ रहा है आज? ज्वाइन ही नहीं किए होंगे। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। नहीं, जो बच्चे हैं, मतलब जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन है पोर्टल में, ये एक ही बात मैं कहना हाँ, किस लेवल के हैं मुखलाल जी अभी जो प्रेजेंट है? सभी लोग 9th 10th 11th और 12th के। अच्छा, ओके। नहीं, फिर तो क्या कह इनकी रहे थे सर? अधिक जिम्मेदारी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी अधिक है, इन लोगों की है। सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सर कभी ऐसा होता है कि किसी टेस्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस खराब हो गया और पहले अच्छा करता हूँ, तो फिर बाकी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम बहुत बुरा किया, फिर ऐसा ऐसा बोल के डीमोटिवेट कर देते हैं। फिर लगता है कि सही में बेकार हो गया,
अब कैसे सही करे, तो ऐसा बहुत सारा ख्याल आता है। फिर ऐसे ही करते करते बहुत सारा डीप सोच आने लगता है कि ऐसे ही रहा तो क्या होगा, ऐसा करके कुछ गाइड कीजिए। थैंक यू सर। देखो, बहुत ये एक ऐसा विषय जो मेरे जहन में नहीं आया पहले, ये मैं बात करना चाह भी रहा था कि आप जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो ना, मेरा बेटा भी, अब आप किस क्लास के हो? 11th है। चलो तो बहुत छोटे हो। मेरा बेटा भी अभी 12th पास कर गया है और दूसरा अभी 11th में है। इन समस्याओं से मैं लगभग रोज रूबरू होता रहता हूँ, इन बातों से, ऐसी बातों से। पहली बात ये, जब मैं बोलता हूँ कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को पहचानो बेटा, तो ये जरूर तुम ध्यान दो इस पर कि अगर आपके आसपास, आपके जीवन में, आपका जो एक ऑरा है उसके आसपास अगर नकारात्मक विचारधारा वाले लोग अगर हैं, तो उनसे दूरी आज बना लो। एक व्यक्ति भी अगर आपकी सफलता असफलता पर अगर नकारात्मक टिप्पणी करता हो, नकारात्मक विचार देता हो, आपको हतोत्साहित करता हो, डिमोटिवेट करता हो, तो ये ब्रह्म वाक्य मान लो मेरी ओर से कि उनसे आज दूरी बना लो। ऐसे लोग हर जीवन में होते हैं, हमारे आसपास भी होंगे, सबके आसपास में होते हैं। उनको पहचानना आवश्यक है, ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और रही बात नंबर की ना, 1-2 नंबर आगे पीछे होने से, तो आप ये बताओ ना, जब पहला आपने टेस्ट दिया था, टेस्ट सीरीज जो होता है आप जो भी होता होगा आपका, पहले में आपको अच्छा आ गया, तो किसने लिखा था? उत्तर आपने लिखा था ना, और उसकी जांच किसी व्यक्ति ने की होगी, टीचर ने की होगी। दूसरी बार में भी उत्तर आपने लिखा था, उसकी भी जांच किसी दूसरे व्यक्ति ने की होगी। तो आप कहीं नहीं हो इसमें। प्राथमिक रूप से आपने अपना उत्तर पहले भी लिखा, दोबारा भी लिखा, आपने अपने ताकत के हिसाब से उत्तर सही लिखा होगा। फर्क हुआ जो आपके वीक्षक हैं, परीक्षक हैं, उनकी मानसिकता में। अगर वो दूसरे मूड में होंगे, आपको नंबर अच्छा दे दिए होंगे। तनिक अवसाद में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, घर से झगड़ कर आए होंगे, आपको नंबर कम दे दिए होंगे। इससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत छोटे हो, अभी कोमल मन के आप लोग बच्चे हो। अभी इन एकाध नंबर के आगे पीछे वालों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी कोशिश ईमानदारी से करो ना। ये नंबर 2-4 नंबर फर्क होता है आपके एग्जाम्स में। आप जब परीक्षा दोगे, यूपीएससी, आईपीएससी, जो क्या क्या होता है आपका, मेडिकल का और आईआईटी का, और जो लोग बोलते हैं ना आपको कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यकीन मानना ऐसे लोग ही हतोत्साहित प्रवृत्ति के होते हैं, और खुद तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और यकीन मानना, ऐसे जिसने भी आपको ऐसा कहा होगा ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसका नाम कहीं नोट कर लो। आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद देखना, अगर उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया तो वो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों से हटो। आप जेम हो, आप जीनियस हो, आप ईश्वर की अच्छी कृति हो। अरे माता पिता ने आपको बड़े प्यार से भेजा है पढ़ने के लिए, आपके अभिभावकों ने, किसी ने कह दिया और आप साथ में चले गए। सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना व्यक्ति का, अपने आप का, अवसाद, डिप्रेशन, इसमें मत जाने की जरूरत है। एकदम नफरत करो इन चीजों से, अवसाद से, डिप्रेशन से, डिमोटिवेटेड जैसे लोगों से। अरे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग कोई बात नहीं, क्या हो गया? उसको यह कहना चाहिए था, कोई बात नहीं, पिछले बार 1 नंबर कम आया, ज्यादा आ गया था, इस बार तुमको 2 नंबर कम आए, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, तुमको उससे भी आगे जाना है। तो प्रयास ऐसा होना चाहिए। और जो भी आप लोग इस मंच से जुड़े हुए हो, अपने दोस्तों पर निगाह रखिए। जो ऐसे मित्र हैं जो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं असफलताओं से या किसी कारण से, या तो उनको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ। अगर नहीं होते हैं तो दूरी आवश्यक है आपको अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए बच्चे गलत काम कर जाते हैं, बहुत गलत है। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। और तुम एकदम ईश्वर की बहुत बेहतरीन प्यारी कृति हो, तुम गलत कैसे हो सकते हो? 2-4 नंबर से ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारे पूरा व्यक्तित्व जो तुम्हारा खाका है वो नीचे गिर जाए। कर चलो, आगे बढ़ो, ये आवश्यक है।
हाँ रवि। अरुण जी एक्चुअली क्या है ना, मैं अपना एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली स्टूडेंट्स तो कॉलेज में मतलब मैं डांटता तो हूँ, और बहुत आम बात है कि टीचर डांट दे बच्चे को, तो बड़ी आम बात है। और मुझे इस बच्चे की बात से याद आ रहा है कि हम भी कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सर मैं बताऊं बहुत ईमानदारी से, बट आई मेक श्योर कि अगले एग्जाम में उस बच्चे को क्लास में हाईएस्ट मिले। मुझे पता है ये कि हुई बात। मेरा हाथ उसके पीछे रहना बहुत जरूरी है। तो मैं कोमल मन को मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत डांटता हूँ, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि जिस चीज के लिए उसको डांट पड़ी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, ये मेरी जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप तो और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं आपसे ये बात शेयर कर पा रहा हूँ आज। से। बच्चों को नहीं ये बात सही। शायद नहीं पता लगती हो कि सर ने डांट दिया और वो तो चले गए पीछे लेकिन मैं ये जरूर मेक श्योर करता हूँ कि इसको हाईएस्ट मिले, या जिस चीज के लिए डांट पड़ी है वो चीज की पुनरावृत्ति ना हो। सही कह, ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, और कुम्हार जब बनाता है बर्तन को तो बाहर से चोट करता है और भीतर सहारा रहता है भीतर से, उसको ये आवश्यक होता है। जी, और पूछना चाहते हैं कौन? यस सर, हाँ गुड पूछिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जैसे आपने बोला अभी कि जो नेगेटिव पीपल हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप उसको अपने मतलब लाइफ से हटा दो, मतलब उस ड्यूरेशन के लिए सर। बट अगर वो अपने पेरेंट्स ही हो, जैसे कि एक टेस्ट में मेरा कम मार्क्स आया और अगले टेस्ट में भी कम ही मार्क्स आया, उससे ज़्यादा कम आ गया, तो पेरेंट्स तो केवल वही देखते हैं कि मार्क्स कितना आया तुम्हारा, वो नहीं देखते हैं कि बच्चा एफर्ट कितना डाला, या फिर बस वो मार्क्स ही देखते हैं। सर कुछ पता है, इस कुछ पर बता। जब ये सेशन शुरू हुआ था, मैंने इसका उत्तर सबसे पहले दिया था कि Yes, संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर आपके पेरेंट्स को मन में कुछ और बैठा हुआ है आपके बारे में, वो आप जैसे मैं भी जानता हूं कई हमारे मित्र हैं जो अपने बच्चों को एक नियत ही कार्य करवाना चाहते हैं, तुमको यही करना है, और वहां पर असफलता हो रही है, द्वेष हो रहा है, घर में कलह हो रहा है। मैंने कितनी बार देखा है। तो मैंने पहले कहा था, इस सेशन के शुरू में कहा था, पहले अपने आप में इतनी मजबूती लाओ कि पहले अपने आप से संवाद स्थापित करो, तुम्हें करना क्या है। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम आईआईटी में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और आपकी वो इच्छा नहीं है, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप कलाकार बनना चाहते हो, तो यह आपको बात करनी पड़ेगी अपने पेरेंट के साथ बैठकर। एक सकारात्मक संवाद की स्थापना आवश्यक है, नहीं तो आपके पेरेंट्स भी जालना में रहेंगे, कुपित रहेंगे, और आप भी परेशान रहोगे, अवसाद में रहोगे। पेरेंट्स की अपेक्षाओं पर आप नहीं खरे उतर रहे हैं, और आप उनकी अपेक्षाओं पर जो एक असफलता के जो आपने मापदंड बांध लिया है अपने माथे पर, वो गलत है। वो अभी छोटी उम्र है, अगर अभी से इतना भारी भरकम लेके चलोगे अगर मन पर, अगर पढ़ाई क्या करोगे, जीवन का निर्माण क्या करोगे आप। तो जो भी आपके बड़े हैं, अगर आप अपने घर में ठीक है, आपके माता पिता से आपका संवाद कम हो पाता है, बड़ा भाई होगा, चाचा होंगे, ताया होंगे, मामा होंगे, बुआ, कोई तो होंगे आपके घर में जहां आप खुल के बातें करते होंगे। कोई मित्र होगा आपका जो आपके परिवार में जुड़ा हुआ होगा, उससे बात करो, और बैठ के बात करने की आवश्यकता है अभी, कल नहीं। जितना विलंब करोगे वो नुकसान है आपका। और अगर आपकी रुचि उसी क्षेत्र में है जहां आपका अभिभावक भी चाहते हैं कि हाँ तुमको यही करना है, उन्होंने कहा है तुमको आईआईटी में जाना है, और तुम्हारी भी रुचि अगर आईआईटी के लिए है, फिर तो कोई रास्ता नहीं है, फिर तो एक ही रास्ता है जो मैंने वो भी पहले कहा है, ईमानदारी से प्रयास करना होगा, नियमितता होनी पड़ेगी, अनुशासित लाइफ जीना पड़ेगा आपको। और अगर कुछ अगर भटकाव है, विचलन है, उससे अपने आप को हटाना पड़ेगा। और जब ये समझो ना, जब 2-4 किताबों को पढ़कर और याद कर कर कोई अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तुमने क्या कमी दी ईश्वर ने? जब तुम्हारा मित्र अगर पास कर सकता है उन्हीं किताबों को पढ़कर, तो तुम भी कर सकते हो। बस लगन और निष्ठा और ईमानदारी मजबूत होनी चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्ही को करना पड़ेगा। लेकिन यह तब जब तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी दृष्टि और सृष्टि एक तरफ हो। अगर अवरोध है, वो कुछ और कर रहे हैं, तुम कुछ और कर रहे हो, फिर तो संवाद करने की आवश्यकता है, तुरंत, इमीडिएटली, आवश्यक रूप से।
और अपनी बातों को कहना सीखो। बच्चे नहीं हो आप, अपनी बातों को एक सारी बातों को समझाते हुए कि भाई पिताजी या माताजी, मैं यह करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं यह क्षेत्र मेरे लिए उचित है, अच्छा है, मैं इसमें काफी ऊंचाई प्राप्त कर सकता हूं, तो अपनी बात कह सकते हो। किसी मित्र का, संबंधी का सहारा भी लेना कोई गलत बात नहीं है, आप सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस ऊहापोह की स्थिति में बहुत लंबे समय तक बत रही है कि 2 बार की परीक्षाओं में नंबर कम आ गया, तो आपके पिताजी की जो अपेक्षाएं हैं, अगर आपसे कुछ गिरी हैं, तो आप वैसे ही जी रहे हैं। नहीं, इसको रोकने की आवश्यकता है, इसको रोकने की आवश्यकता है। एक नई दृष्टि के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हाँ रवि प्रकाश जी, और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? इनफैक्ट मैं अरुणोदय जी, अभी आप जो बता रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि प्रॉब्लम्स तो चलिए हैं, सबके साथ हैं, जीवन में चढ़ाव है तो उतार भी है, और कल फिर चढ़ाव है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रेदर वी नीड टू हैंडल द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, सही बात। तो अगर सॉल्व करने चलेंगे तो इतनी ऊर्जा चली जाएगी शायद जीवन ही ना रहे। तो अकलमंदी इसमें ही है कि प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए। तो हो सकता है कि हर समस्या का समाधान भी हो, ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसको दरकिनार करके आगे बढ़ो, वो आवश्यक है जीवन में। जीवन तो गति और मति के साथ चलता है, उस पर ध्यान रखिए अपना। सही बात है। सूरज की ऊष्मा से जलने से बेहतर है कि शेड लगा लिया जाए। सही, बहुत बढ़िया, लड़ तो नहीं सकते ना सर। सही कहा। वही हम सोच रहे थे कि जरूरी नहीं कि सबका समाधान निकाले, उसको हैंडल भी कर सकते हैं, उससे बच भी सकते हैं जी। और छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा सा एक दबाव में आ जाते हैं, ये होता है, ये कॉमन सी बात है। दिल्ली में तो मैं जब जाता हूँ डीपीएस जो भी स्कूल वगैरह है, सब जगह ये समस्या है। वो कहते नहीं, अपेक्षाओं का टकराव होता है। जो पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं हैं, या जो बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातों को समझे, बस वही टकराव होता है, उससे निकलने की आवश्यकता है। एस्पिरेशंस बड़ी चीज रखी हुई है। सही बात, सही कहा। ठीक है, फोरम ओपन है। और कुछ पूछना चाहते हैं? कोई सवाल है? और कोई पूछना चाहते हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैसेज कर देना और हम सवाल पहुंचा देंगे सर तक आप तुम्हारा। हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, समय देना जरूरी होता है सर। मतलब ये जरूरी है कि थोड़ा जगह स्पेस मिले ताकि अपनी बात रख सके। मैच्योरिटी आने में भी थोड़ा समय लगता है। इनफैक्ट मुखलाल जी का भी जीवन क्या, हेलो जी रवि प्रकाश जी। हाँ, मैं ही, मुखलाल जी का भी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। ये भी विद्यापीठ एकेडमी को ले चला रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने भी देखा है। और मतलब मैं तो, जवाहर मेरा बैचमेट है सर, तो जवाहर के थ्रू मैं मुखलाल जी के संपर्क में आया। पटना में ये है और बेहतरीन पढ़ाई लिखाई की, अच्छा बैकग्राउंड है, लेकिन आसान नहीं होता है बच्चों को साथ में लेके चलना जब ये इतना बेहतर काम कर रहे हैं। और हम लोग को बहुत खुशी है कि नोबा जो ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू हम इनके साथ जुड़े और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। नहीं, प्रयास बहुत बढ़िया प्रयास है कि आप, मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद में नोबा ने कुछ सकारात्मकता लाई है अपने, मतलब अपने कार्यावधि में। पहले तो साल में 1-2 मिलन के अलावा कुछ था नहीं हम लोगों का। अब जो मैं देख रहा हूँ काफी सारा जो काफी है, काफी कुछ हो रहा है उसमें से। आप मतलब आप लोग जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा सर और बढ़ेंगे। नहीं, एकदम साथ है। ईश्वर ने मुझे इस फील्ड में ही रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका लाभ उठा के जितना हो सकता है मैं बच्चों से जुड़ूं और अपना और जो है काम कर सके हर जगह के लिए, नॉट ओनली बिहार जाकर आगे भी काम करेंगे इसके लिए। तो मुखलाल जी, बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ जी। तो अब हम लोग ठीक है, बच्चे अगर आगे भी सवाल अगर आता है तो हमको दीजिए। हाँ, हम उनको ग्रुप पे कोई मैसेज भेजेगा तो हम सर तक फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, निश्चित रूप से जी। तो मुखलाल जी, आपके 2 शब्द। बढ़िया, अच्छा लगा सर से, बढ़िया बहुत सारा बात सुने
उनमें से एक महत्वपूर्ण तो ये था कि मन करे तो करना चाहिए, ना मन करे तो एक दिन ना ही करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो कभी-कभी मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। या तो बहुत कुछ बढ़िया। ऐसा करो कि हम पढ़ाने लग जाए, नहीं तो आज नहीं पढ़ाऊँगा, आज बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। मेरे लिए तो आप मुखलाल जी ये सोचिए, जब जी, शिक्षक होकर कभी मन नहीं कर सकता तो बच्चों का भी तो मन करना चाहिए। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सर आज। जी, मेरा मतलब यही था, बच्चों को एक संदेश देना भी चाह रहे थे इसके थ्रू। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नहीं, इस जीवन में ये रंग एक ये भी है, ये भी एक रंग है। सही टीचर का कहा। भी कभी मन नहीं करता, हमारा भी नहीं करता है, तो हमको ये हैंडल होता करना है, है इसको, सही बात है, हैंडल करना चाहिए उसको। है ना? सही कहा आपने। तो ठीक है सर, अरुणोदय जी, बहुत-बहुत निश्चित रूप धन्यवाद से। आपका। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। और ये प्रयास जारी रहे। जी, भविष्य में भी कभी अगर किसी भी शहर में अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम मिले कि बच्चों से रूबरू होने का हो, तो मैं मेरी सहभागिता होगी उसमें। और आपको, मुखलाल जी को, आपको और प्रकाश, बहुत साधुवाद, बधाई, शुक्रिया यार, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कोई अनेक अगर धन्यवाद सर। सवाल आता है तो हमको देना जरूर। आई विल डू बिल्कुल, दैट, बिल्कुल। आई विल डू दैट। नहीं, हम तो सर वैसे भी देंगे कि मेरे पास सवाल बहुत होते हैं, और बम्बई के लिए हम आपका बुकिंग अभी कर देते हैं सर। आप मुंबई आएँ, यहाँ के लिए हम आपका बुकिंग ले लेते हैं। अरे आई हैव अ पूल ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा तो चूंकि हम काम ही हमारा यही है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों से रूबरू हो, जो नहीं, आऊंगा आऊंगा, वो एक है ना। सुखद एहसास होगा वहां मुंबई आना और सबों से मिलना, बच्चों से। वो ऑफलाइन हम कैंपस में ही होगा तो और थोड़ा अलग होगा उसका, है ना। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मुखलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जी, थैंक यू वेरी मच। है ना। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलो, और डियर थैंक यू भाई, स्टूडेंट्स, थैंक यू भाई, नमस्ते आप सबको, सभी, नमस्ते, थैंक डियर यू सो मच। स्टूडेंट्स, आप जो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बेहतर करें। ऑल राइट, एंड स्टे फिट, स्टे सेफ, टेक